हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। होप सो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो अच्छी लगी हो। तो आज हम अपने एस ब्लॉक चैप्टर का लास्ट टॉपिक करेंगे, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद हमारा एस ब्लॉक कंप्लीट है, उसके बाद हम अपना पी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर क्या चीज़ है। ठीक है, इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमारे पास क्या होता है कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते ही क्यों हैं। ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो अल्कलाइन नेचर के बनते हैं। क्या होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। इस वजह से उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो उसके ग्रुप 2 के अंदर, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। इसकी ट्रिक मैंने सिखाई थी आपको फर्स्ट मेरी वीडियो के अंदर। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जो लास्ट में आता है वो होता है रेडियम। और ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है, क्योंकि इसकी लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो हम जनरली इसके बारे में ही, इन पांचों के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। हम स्टार्ट करते हैं। हमारी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी वो रहेगी रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर। जैसे हमने अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वैसी ही प्रॉपर्टीज़ हैं ये, बस थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा इसके अंदर कि अल्कलाइन अर्थ मेटल के अंदर बेरिलियम वाला जो है एक्सेप्शनल केस रहेगा। वहाँ पे हमारे पास क्या था, लिथियम जो था वो था हमारे पास लाडला ग्रुप, है ना। तो यहाँ पे बेरिलियम हमारा लाडला बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना कि यहाँ पे क्या है, बेरिलियम लाडला रहेगा। हर पॉइंट के अंदर बेरिलियम का कुछ ना कुछ एक्सेप्शन चलेगा। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम देखें कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इनर्ट रहते हैं ऑक्सीजन के साथ। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि पिक्चर के अंदर तुम्हें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये बेरिलियम है, यहाँ पे बेरिलियम है, इसने अपनी सरफेस के ऊपर ऑक्साइड लेयर बना दी है। एक बार ही बेरिलियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी, और सरफेस पे प्रोटेक्टिव लेयर बनने की वजह से क्या होता है, उसके बाद वो एयर से या ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं कर पाता। तो इस वजह से ये क्या रहता है, बेरिलियम इनर्ट रह जाता है। तो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस इट बिकम इनर्ट। ठीक है, देन अगर हम बात करें पाउडर्ड बेरिलियम की, पाउडर फॉर्म में ले लें अगर बेरिलियम को, तो वो तो ब्रिलियंटली इग्निशन होती है इसकी, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट फॉर्म के अंदर इसकी इग्निशन करवाई जाती है, इसको बर्न करवाया जाता है। तो बहुत ब्रिलियंटली ये बर्न होता है, हमें स्पार्क्स दिखेंगी इसकी बेरिलियम के पाउडर के साथ। तो ये BeO बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्रेट में दे देगा। ठीक है, ये तो होगी हमारे पास बेरिलियम की बात। नेक्स्ट जो अदर एलिमेंट्स होंगे वो रेडली अटैक कर देंगे, बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स एयर के साथ कांटेक्ट में आके ऑक्साइड्स और नाइट्राइड्स बना देंगे। ठीक है, रिएक्टिविटी की बात करें तो हमें पता है कि रिएक्टिविटी जो है डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है, साइज जो है इंक्रीज कर रहा होता है, नीचे जाने से साइज की जो होती है वो इंक्रीज करता है, इस वजह से रिएक्टिविटी भी इंक्रीज कर रही होती है। ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम का साइज़ छोटा होने की वजह से वो ऑक्साइड फॉर्मेशन कर रहा था, साथ ही साथ वो इनर्ट था। और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये तीनों जने क्या बनाते हैं, मोनोऑक्साइड बनाते हैं, और बेरिलियम और स्ट्रोंशियम क्या बना देते हैं, परऑक्साइड बनाते हैं। ये क्यों होता है, ये भी हम प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्मॉलेस्ट कैटाइन होगा, ये तीनों स्मॉल कैटाइन है, जो स्मॉल कैटाइन होंगे वो स्मॉल वाले को स्टेबलाइज करेंगे, ऑक्साइड को स्टेबलाइज करेंगे, और जो बेरियम और स्ट्रोंशियम है ये दोनों साइज़ बड़ा होने की वजह से बड़े साइज़ वाले एनायन को ही स्टेबलाइज करेंगे। तो यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो होगा मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि वो छोटा साइज़ है तो छोटे एनायन के साथ कर रहे हैं। ठीक है, और जो बेरियम और स्ट्रोंशियम है वो परऑक्साइड बना रहे हैं, क्योंकि उनका साइज़ बड़ा है, इस वजह से वो लार्ज एनायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है,
अब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म में अगर हम देखें तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो इनर्ट क्यों रहते हैं ऑक्सीजन से। आंसर रहेगा कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर ऑफ द ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रह गया। उसके बाद अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो रिएक्टिविटी की फॉर्म में आ सकते हैं कि रिएक्टिविटी किसकी इंक्रीज करती है, तो डाउन द ग्रुप जाने से इंक्रीज करती है रिएक्टिविटी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी रहेगी, बेरियम की रहेगी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि जो ये बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम हम मोनोक्साइड बनाते हैं, वाइल बेरियम एंड स्ट्रोंशियम पेरोक्साइड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ये आंसर ये रहेगा कि लार्जर कैटाइन जो होगा वो स्टेबलाइज करता है लार्जर एनाइन को, तो उसके साथ ही वो स्टेबिलिटी की फॉर्म में मोनोक्साइड और पेरोक्साइड बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होएगा कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो ज़्यादा कोवेलेंट है देन अदर ऑक्साइड, बाकी के ऑक्साइड से वो ज़्यादा कोवेलेंट है। अब देखो बेरिलियम की ही बात कर रहे हैं हर साइड पे, क्यों, क्योंकि वो हमारा लाडला है, ग्रुप 2 का लाडला है ये हमारा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन किसकी चलेगी, बेरिलियम की चलेगी। छोटा बच्चा है ये, तो इससे इसकी एक्सेप्शन चलेगी, इसकी खासियत रहेगी, कुछ ना कुछ खासियत रहेगी इसकी। तो ड्यू टू स्मॉल साइज होने की वजह से और हाई पोलराइजिंग पावर होने की वजह से, वही सेम कॉन्सेप्ट लिथियम वाला चलेगा यहाँ पे। फजान रूल लगना है। फजान रूल के अंदर हमने ये बोला था कि जितना कैटाइन जो होगा वो छोटा होगा, कैटाइन जितना छोटा रहेगा उतना क्या रहेगा, हाई पोलराइजिंग पावर रहेगी। तो स्मॉल साइज होने की वजह से बेरिलियम के कैटाइन का स्मॉल साइज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर जो रह रही है वो क्या है, बढ़ रही है, हाई हो रही है। तो जितनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर रहेगी उतना कोवलेंट करेक्टर भी क्या था, ज़्यादा था। तो इस वजह से कोवलेंट करेक्टर किसका ज़्यादा, जिसका कैटाइन छोटा है। कैटाइन किसका छोटा है, साइज़ किसका छोटा है, बेरिलियम का। तो बेरिलियम का साइज़ छोटा होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर उसका ज़्यादा रहेगा। इस वजह से ये मोर कोवलेंट है बेरिलियम ऑक्साइड देन अदर ऑक्साइड्स। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फजान रूल। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो बेरिलियम ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक नेचर का क्यों है, बाकी सारे के सारे बेसिक नेचर के हैं। एम्फोटेरिक नेचर इन दोनों रिएक्शन से हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हम बेरिलियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो वो वाटर बाहर निकाल रहा है और क्लोराइड फॉर्म दे रहा है हमें। तो यहाँ से पता लगता है कि जो बेसिक है वो क्या कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है प्लस वाटर की फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये बेसिक नेचर का हो सकता है। अगर हमने बेस ऐड कर दिया तो भी वो क्या कर रहा था, एक सॉल्ट दे रहा था प्लस वाटर दे रहा था। तो यहाँ से भी पता चल गया कि एसिडिक नेचर का भी हो सकता है। हमें पता है कि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते होते हैं। तो ये सॉल्ट प्लस वाटर दोनों साइड बन रहा है, इस वजह से हमें पता लग गया कि ये बेसिक है और एसिडिक दोनों की तरह काम कर रहा है। तो एम्फोटेरिक नेचर का हो सकता है। अगर मान लो बेसिक नेचर का होता तो सिर्फ फर्स्ट रिएक्शन ही पॉसिबल थी, सेकेंड वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होनी थी। बट ये दोनों की दोनों रिएक्शन पॉसिबल होने की वजह से ये एम्फोटेरिक नेचर का हमें पता लग रहा है। ठीक है, बाकी सारे के सारे ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। अब अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें, सोल्युबिलिटी क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, मतलब ऑक्साइड्स बना रहे हैं और हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, उनकी सोल्युबिलिटी क्या रहेगी वाटर के अंदर, कि वो सोल्युबल है या नहीं है। उनकी सोल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज कर रही है। क्यों, उनका ट्रेंड रहेगा बेरिलियम मैग्नीशियम देन कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, मतलब बेरियम की सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी है। किस वजह से, क्योंकि उसका कैटाइनिक साइज इंक्रीज कर रहा है। कैटाइनिक साइज इंक्रीज करने की वजह से उसका जो लैटिस एंथैल्पी होगी, मतलब जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी, आसानी से टूट जाएगा ये। तो इस वजह से इसका क्रिस्टल लैटिस जो होगा वो भी आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, ये भी टूट जाएगा क्रिस्टल लैटिस भी। तो इस वजह से लैटिस एंथैल्पी जो रहेगी वो कम रहेगी, पर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा हो गया ना। साइज़ बड़ा होने की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल इतने इसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे क्योंकि इसका साइज़ मॉलिक्यूल का बड़ा है कैटाइन का, तो इतने वाटर के मॉलिक्यूल इसके साथ अटैच नहीं हो पाएंगे। बट फिर भी वो कह रहा है कि सोलिबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। रीज़न क्या रहता है कि इसकी जो लैटिस एंथैल्पी होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है। तो जो लैटिस एंथैल्पी है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है, इसकी जो ज़्यादा फेवर करेंगे हम लैटिस एंथैल्पी की। ठीक है, इसका जो इफेक्ट रहता है वो ज़्यादा रहता है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट रहने की वजह से ये बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर देता है। तो लैटिस एंथैल्पी जितनी ज़्यादा डिक्रीज़ करेगी उतनी सोलिबिलिटी बढ़ती है। तो इस वजह से लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होने की वजह से ही सोलिबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। रीज़न इज़ दैट कि
लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। हाइड्रेशन एंथैल्पी का इफेक्ट यहाँ पे नहीं हो रहा क्योंकि लैटिस एंथैल्पी जो है मोर फेवरेबल है एज कम्पेयर टू हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो इस वजह से ये हमारा जो रीज़न रहेगा वो ये रहेगा कि लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है, उसकी वैल्यू मोर नेगेटिव हो जाती है हाइड्रेशन एंथैल्पी से भी। तो नेट जो वैल्यू रहेगी, नेट जो वैल्यू रहती है वो नेगेटिव चली जाती है। नेट वैल्यू नेगेटिव होने की वजह से मतलब क्या है कि नेट वैल्यू बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाती है। इस वजह से सोलेबिलिटी जो है वो इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि हम इन दोनों को लेके चलते हैं, लैटिस को भी और हाइड्रेशन एंथैल्पी को भी, दोनों को लेके चलते हैं हम यहाँ पे सोलेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। बट यहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट कौन शो कर रहा है, लैटिस वाला शो कर रहा है। तो इस वजह से उसी को देख के हमने सोलेबिलिटी का पता लगा लिया कि वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये होगी सोलेबिलिटी की बात। हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन खत्म हो गई, ऑक्सीजन वाला, एयर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बात करते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। अगर हैलोजन की बात करें, किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल को हम हैलोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो क्या बना रहे हैं, हैलाइड्स बना रहे हैं। ये तो सभी को ही पता है कि हैलाइड्स ही बनते हैं रिएक्ट करेगा तो। ये हायर टेम्परेचर पे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हैलाइड्स होते हैं उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ द हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड भी ले सकते हैं हम, या फिर सिंपल हैलोजन भी ले सकते हैं। हैलोजन एसिड लेंगे तो हाइड्रोजन की इवोल्यूशन हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन लिबरेट होएगा। और अकेले मेटल के साथ तो हाइड्रोजन लिबरेट होगा। मेटल ऑक्साइड की बात करें तो मेटल ऑक्साइड के साथ क्या रहेगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है, देन हाइड्रोक्साइड की बात करें, उसमें भी वाटर की लिबरेशन हो रही है। उसके बाद कार्बोनेट्स की बात करें तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, दो चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या है कि बेरिलियम हाइलाइड्स आर कोवलेंट इन नेचर। जो ये हमारे पास बेरिलियम हाइलाइड्स बने हैं मेटल के साथ, जो हैलोजन का जो ये बॉन्ड बना है वो कोवलेंट नेचर का होता है बेरिलियम के केस के अंदर। क्यों? द कोवलेंट नेचर इज ड्यू द स्मॉल साइज एंड हाई पोलराइजिंग पावर। सेम फजान रूल लगेगा यहाँ पे, स्मॉल साइज होने की वजह से हाई पोलराइजिंग पावर हो जाएगी, तो उस वजह से कोवलेंट नेचर भी उनका इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्लोराइड्स की हम बात करें, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। मतलब अगर मान लो हैलोजन जो है हमने फ्लोराइड ले लिया, तो अगर हम फ्लोराइड्स की बात करें अल्कलाइन, वो क्या रहते हैं, इनसोल्युबल रहते हैं वाटर के अंदर। मतलब ये जो मेटल फ्लोराइड्स बने हैं ये वाटर के अंदर इनसोल्युबल रहेंगे, वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी लैटिस एंथैल्पी है वो बढ़ जाती है ड्यू टू द स्मॉल साइज। हमने अभी क्या पढ़ा था पीछे, पीछे हमने पढ़ा था एक चीज़ की लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती है। किस वजह से डिक्रीज करती है? क्योंकि उसका कैटाइनिक साइज इंक्रीज कर रहा है ना। यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था बट यहाँ पे डिक्रीज करने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से एंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। वहाँ पे कम हो रही थी साइज़ के बढ़ने की वजह से, तो यहाँ पे उल्टा चलेगा कि साइज़ के कम होने की वजह से वो हाई होगी। ठीक है, हाई होगी, इस वजह से वो इनसोल्युबल रहते हैं। हम उसको क्रिस्टल लैटिस को आसानी से तोड़ नहीं पाएंगे, वाटर के साथ वो सोल्युबिलिटी शो नहीं करेंगे। ठीक है, अब एक्सेप्शन चलते हैं। तुम्हें पता है कि यहाँ पे एक्सेप्शनल बिहेवियर कौन शो कर रहा है, बेरिलियम शो कर रहा है। कौन शो कर रहा है? बेरिलियम शो कर रहा है। ठीक है, तो ये बेरिलियम भाई लाडला है सबका। ये लाडला होने की वजह से ये हमेशा ही क्या करेगा, एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। तो बेरिलियम का देखते हैं हम क्या शो कर रहा है वो। हमने अभी पढ़ा है कि वाटर के अंदर इनसोल्युबिलिटी रहती है फ्लोराइड्स की, है ना। बट ये तो बोल रहा है कि बेरिलियम फ्लोराइड अगर बनता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है बेरिलियम का, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। अब कॉन्सेप्ट किसका चलेगा? हाइड्रेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट चलेगा। अब छोटा साइज होने की वजह से हाइड्रेशन एंथैल्पी तो इंक्रीज करनी चाहिए, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स आसानी से इसको घेर सकते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम जितना छोटा साइज है कैटाइन का, उतनी उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी बढ़ेगी, तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाएगा वाटर के अंदर। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, एक्सेप्शनल रहेगी इसकी। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होती हैं वो हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन भी करते हैं। हाइड्रेट्स का मतलब क्या है कि वाटर इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेट्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप। नीचे जाने पे मतलब बेरियम का जो होगा अफेक्ट क्या रहेगा हाइड्रेट्स के साथ बनाने का, वो बहुत कम होएगा।
ठीक है। मैग्नीशियम बड़ी आसानी से हाइड्रेट्स की फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसका साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है। साइज़ के इंक्रीज़ करने के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स आसानी से अटैच अप नहीं हो सकते उसके पास, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज़ कर जाती है। तो ये भी हाइड्रेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट से ही हम बता सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जितनी डिक्रीज़ करेगी उतना ज़्यादा उसका कम हो जाएगा वाटर के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड रहेगा वो रहेगा मैग्नीशियम का ज़्यादा रहता है, ठीक है, और बेरिलियम का सबसे कम रहता है। तो यहाँ पे ये इसका ट्रेंड रह जाएगा, ठीक है, ऐसे बना सकते हो तुम। उसके बाद तुम आते हो कि बेरिलियम क्लोराइड जो है वो फ्यूम्स इन द मॉइस्ट एयर ड्यू टू द हाइड्रोलिसिस। अगर बेरिलियम क्लोराइड की वाटर के साथ रिएक्शन कर दोगे तो वो फ्यूम्स बनाने स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसकी हाइड्रोलिसिस हो गई है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये तुम याद रखना कि जो बेरिलियम क्लोराइड है वो उसकी फ्यूम्स बन जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ PeCl2। अब जो बेरिलियम है वो एक्सेप्शन था, तो इसी के ही कॉन्सेप्ट के बेस पे ही हमने इसकी स्ट्रक्चर और प्रिपरेशन की स्टडी करनी है, ठीक है। बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो प्रिपेयर कैसे होता है? बेरिलियम ऑक्साइड से प्लस कार्बन प्लस Cl2, कार्बन की प्रेजेंस के अंदर और क्लोरीन की प्रेजेंस के अंदर हमने 600 to 800 केल्विन में इसको क्या करना है, हीट करना है। तो बेरिलियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अगर सॉलिड स्टेट की बात करें तो BeCl2 होती है, उसकी पॉलीमेरिक चेन होती है, इन विच द ईच बेरिलियम एटम इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन एटम्स। 4 क्लोरीन एटम्स होती हैं उसके साथ, और 2 क्लोरीन एटम बॉन्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड एंड द 2 बाय द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब Be है दो साइड से टेट्राहेड्रली सराउंडेड है ना, चार कार्बन से। तो टेट्राहेड्रली बना के देखते हैं यहाँ पे हम। तो ये क्लोरीन, 2 क्लोरीन यहाँ पे आगे, 2 क्लोरीन यहाँ पे आगे, दोबारा बनाते हैं कि ये बेरिलियम है, ठीक है, टेट्राहेड्रली सराउंड करना है हमने। तो ये 2 क्लोरीन यहाँ पे आगे और 2 क्लोरीन यहाँ पे आगे। जो 2 क्लोरीन है वो तो कोवेलेंट बॉन्डेड है, ये कोवेलेंट बॉन्डेड बना दिया हमने, और जो 2 क्लोरीन है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच है, तो हमने ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए। सॉरी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि बेरिलियम डेफिशिएंट है ना, इस वजह से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। स्ट्रक्चर तुम देख सकते हो सॉलिड स्टेट की और वेपर फेज के अंदर देख सकते हो। ये देखो कि BeCl2 का अगर हमने टेट्राहेड्रली सराउंडेड था तो 2 क्लोरीन तो बना रहे हैं, इसके साथ क्या बना रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्डेड, और 2 क्लोरीन जो बना रहे होंगे वो क्या बना रहे होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। और अगर वेपर फेज की बात करें बेरिलियम क्लोराइड के अंदर, तो वो क्लोरो ब्रिज डाइमर बनाते हैं, डाइमर बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं एक हिसाब का, ठीक है, एट 1200 केल्विन। वो डिसोसिएट हो जाते हैं लीनियर मोनोमर के अंदर। मतलब यहाँ पे तो क्या बना रहे हैं वेपर फेज के अंदर, अब वो डाइमर बना रहे हैं, यहाँ पे डाइमर बन रहा है, ब्रिज बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 1200 केल्विन पे उसको हीट करेंगे तो वो लीनियर हो जाएंगे, मतलब ऐसे करके BeCl2 ऐसे दिखने लग जाएगा। तो ये लीनियर शेप के अंदर आ जाएगा, कब, जब 1200 केल्विन पे हम इसको हीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्राइड्स की फॉर्मेशन कर देता है बेरिलियम को छोड़ के। तो सारा बेरिलियम का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो बेरिलियम हाइड्राइड जो रहेगा वो किससे प्रिपेयर होता है, BeCl2 प्लस लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ही इसको अगर करेंगे तब जाके वो बेरिलियम हाइड्राइड की फॉर्मेशन होगी। इसका स्ट्रक्चर जो रहता है वो ये रहता है, सॉलिड फेज के अंदर बेरिलियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये रहता है। इसके अंदर 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेगा, ये बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे बेरिलियम एटम 4 तरह के 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा, 4, देखो 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना रहे हैं, पर ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। मतलब बेरिलियम, हाइड्रोजन और बेरिलियम ये 3 सेंटर्ड तो हैं, बट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बाकी के सारे जो होते हैं वो आयनिक नेचर के होते हैं, ये सारे के सारे। इसकी जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज कर दिया डाउन द ग्रुप, क्योंकि उसका साइज जो है कैटाइन का वो इंक्रीज कर रहा है,
ठीक है। अगर हाइड्राइड्स की बात करें, रिएक्ट विद वाटर टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं वो। कैल्शियम हाइड्राइड जो होता है उसको हम हाइड्रोलिथ भी बोलते हैं। वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, जो ये कैल्शियम हाइड्राइड की ये हमने रिएक्शन लिखी है ना, तो ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ की जाती है ये वाली कैल्शियम हाइड्राइड्स की। मतलब हाइड्रोलिथ को हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिथ को यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर। किस लिए, फॉर द पर्पज़ ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोलिथ का यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं, फोर्थ पॉइंट आ जाता है टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। बरेलियम की ये भी टेंडेंसी है कि छोटा होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन भी करता है। स्मॉल साइज बरेलियम जो होता है वो और मैग्नीशियम होता है, दोनों का स्मॉल साइज होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देते हैं। तो BeF2 बरेलियम फ्लोराइड हमने जो बनाया था, जो इनसोल्युबल था, सॉरी सॉल्युबल था वाटर के अंदर यहाँ पे, तो ये क्या था, फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का जो कॉम्प्लेक्स रहता है वो क्लोरोफिल के अंदर रहता है। क्लोरोफिल हमें पता है कि हमें प्लांट्स के अंदर मिलता है, प्लांट्स के लीव्स के अंदर मिलता है। तो ये प्लांट्स के अंदर जो मैग्नीशियम का रोल भी प्ले होता है। ये प्लांट्स जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल को यूज़ करते हैं मैग्नीशियम को क्लोरोफिल की फॉर्म में। तो ये क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर तुम्हें देखने को मिल रही है कि इसके सेंटर में मैग्नीशियम पड़ा हुआ है। तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर किसकी है, क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये मैग्नीशियम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बरेलियम को हमने कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर दी और मैग्नीशियम की ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ पॉइंट इसके अंदर की सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ अगर बनाओगे तुम वही सेम कॉन्सेप्ट लिथियम वाला कि ब्लू ब्लैक सोल्यूशन दे रहा है, यहाँ पे भी डीप ब्लू किस वजह से दे रहा होता है, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या करते हैं, जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को और ब्लू लाइट को ये एमिट कर देता है। तो इस वजह से ये विजिबल लाइट के अंदर फॉल कर रहा है, रेड वाली लाइट की विजिबल लाइट के अंदर जैसे ही फॉल करता है तो ये रेड को एब्जॉर्ब करता है और ब्लू वाली को डिस्चार्ज कर देता है। तो इस वजह से हमें डीप ब्लू ब्लैक सोल्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिड्यूसिंग नेचर। अल्काइन अर्थ मेटल जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो कम होती है। तो रिड्यूसिंग करैक्टर इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप जाने से। क्यों, डाउन द ग्रुप जाने से क्या हो रहा था, रिड्यूसिंग करैक्टर का मतलब ही क्या होता है कि ऑक्सीडाइज करता है खुद को। ऑक्सीडाइज किसको करता है, खुद को। खुद को करने के बाद क्या करता है, रिड्यूस किसको करता है, दूसरों को। रिड्यूस किसको करता है, दूसरों को। रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ऑक्सीडाइज कब करेगा खुद को, जब न्यूक्लियस के साथ इसकी अट्रैक्शन जो होगी वो कम होगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा, तभी करेगा। तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर कब निकालेगा, जब उसका साइज़ क्या होगा, बड़ा होगा। साइज़ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो नीचे जाने से साइज़ इंक्रीज़ कर रहा होता है, तो आसानी से रिड्यूसिंग नेचर जो है उसका इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। बट ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल के मुकाबले ये वीकर रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है सेवन्थ पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्सोसाल्ट ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ऑक्सोसाल्ट्स कैसे बनते हैं, फर्स्ट हमारे पास आता है कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब CO2 को पास करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ पास करवाते हैं तो वो क्या करता है, कार्बोनेट्स की फॉर्मेशन करता है, जो सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है और हाइड्रोजन लिक्विड फॉर्म के अंदर वाटर की लिबरेशन कर देता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की अगर बात करें, जो कार्बोनेट्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग। हीट करने पे आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। स्टेबिलिटी जो रहती है वो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप डिक्रीज क्यों करते हैं, क्योंकि साइज़ बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा होने की वजह से आसानी से हम उसको डिसोशिएट कर सकते हैं। तो स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज करने लग जाती है उसकी, हीट करने आसानी से हीट करके उसको हम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, डिसोशिएट कर सकते हैं। तो इस वजह से स्टेबिलिटी इसकी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। क्योंकि स्टेबिलिटी जो है डिपेंड रहती है ऑक्साइड्स की स्टेबिलिटी पे। जितनी ज़्यादा लैटिस एंथैल्पी रहेगी ऑक्साइड की, उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी ऑक्साइड की, लेसर स्टेबिलिटी होगी कार्बोनेट्स की। मतलब ऑक्साइड की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है जल्दी से, तो कार्बोनेट्स जो हैं वो कम बनेंगे। तो इस वजह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है कि जितनी जल्दी ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है उतनी जल्दी कार्बोनेट्स जो है डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से स्टेबिलिटी जो है ऑक्साइड की डिक्रीज करती है बेरिलियम से बेरियम, मतलब नीचे जाने से स्टेबिलिटी कम होती जाती है, ये तुम्हें पता लग ही गया है। तो बेरिलियम कार्बोनेट जो है मैक्सिमम सोल्युबल रहता है वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है।
बेरिलियम 2 बेरियम नीचे जाने से हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है। ऊपर वाले में बेरिलियम का साइज छोटा होने की वजह से वो आसानी से पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी उसकी इंक्रीज होती है, तो सोलबिलिटी डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। पर बेरिलियम जो है वो मैक्सिमम सोलबल रहता है क्योंकि वो टॉप पे पड़ा है। टॉप पे पड़ा होने की वजह से वो क्या है, सोलबल ज़्यादा होता है वाटर के अंदर क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। बट बेरियम की बात करें हम तो बेरियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी कम होती है, नीचे जाने से कम हो रही है ना, तो ये सबसे लास्ट में पड़ा है बेरियम, तो इसकी कम होने की वजह से ये सोलबल नहीं रह पाता, तो ऑलमोस्ट इनसोलबल रहता है। सल्फेट्स की बात करें, मेटल के सल्फेट्स की बात करें तो ये कैसे बनते हैं कि हम H2SO4 के साथ मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो ये सल्फेट्स बना देते हैं, प्लस हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। ठीक है, अगर हम सिंपल मेटल की बात करें तो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, ऑक्साइड की बात करें फिर से हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, अगर हम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो भी हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे, अगर कार्बोनेट की बात करें वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें लिबरेट करती हैं। तो यहाँ से ये तुम याद रखना कि सारी की सारी हाइड्रोजन लिबरेट करेंगी, बट जो कार्बोनेट अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दो चीज़ें इवॉल्व करता है। सोलबिलिटी की बात करें तो डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। सोलबिलिटी क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के डिक्रीज करने पे सोलबिलिटी तो डिक्रीज करेगी। बट अब फिर से एक्सेप्शन आ गया, बेरिलियम आ गया हमारे पास, मतलब कुछ ना कुछ एक्सेप्शन रहेगा ही रहेगा। तो बेरिलियम जो रहता है वो सोलबल होता है एज़ कम्पेयर टू बेरियम सल्फेट। क्यों? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो हर जगह पे यही कॉन्सेप्ट चलेगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी नीचे जाने से डिक्रीज कर रही है तो सोलबिलिटी उसकी कम रहती है। ऊपर वाला ज़्यादा सोलबल क्यों होता है? क्योंकि उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, यस वी डिड इट, मतलब कि हमने सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लिया है एल्कलाइन अर्थ मेटल की। इसका मतलब क्या है कि हम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को ख़त्म कर चुके हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रह रहा है बस, एनोमलस बिहेवियर जिस बेरिलियम का हम पढ़ेंगे, अब उसके लाडले को पढ़ने वाले हैं हम। बाकी सारी की सारी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लिया है। तो ये लड़का बोल रहा है येस वी डिड इट, हमने कर लिया है, ऐसा लोग ख़त्म होने वाला है ऑलमोस्ट। तो आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में। होप सो कि आपको ये लड़का पसंद आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। फर्स्ट हमारे पास रहता है कि स्मॉल साइज है, इसके पास डी ऑर्बिटल्स की कमी है, हाई पोलराइजिंग पावर है। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, फजान रूल लगा। ठीक है, हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी है। क्यों? क्योंकि इसका साइज स्मॉल होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में दिक्कत होगी, तो हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो चारों के चारों पॉइंट्स इसके एनोमलस बिहेवियर को शो कर रहे हैं कि ये बेरिलियम जो है सबका लाडला होने की वजह से बहुत ज़्यादा अलग सा बिहेवियर शो कर रहा है, क्योंकि छोटा है, बिल्कुल सा छोटा बच्चा है, इसके पास ना ही डी ऑर्बिटल पड़े हैं और इसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है, इसकी चलती बहुत है। ठीक है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा है। तो डिफरेंस क्या रहता है बेरिलियम का और बाकी के अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, हमने सिर्फ ये देखना है। तो डिफरेंस की अगर बात करें तो बेरिलियम जो रहता है वो हार्डर होता है, ये हमने पढ़ा था पीछे, जैसे लिथियम हार्डर था, बाकी के सारे ग्रुप ऐसे ही पढ़े थे, है ना बेचारे। तो यहाँ पे बेरिलियम हार्डर रहता है। तो दूसरा क्या पॉइंट रहता है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा अदर दूसरों के मुकाबले। ठीक है, बेरिलियम कंपाउंड्स आर जनरली कोवलेंट इन नेचर। कोवलेंट नेचर के क्यों होते हैं? क्योंकि ये स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज होने की वजह से हाई पोलराइजिंग पावर रहेगी, उतना ज़्यादा कोवलेंट करेक्टर इंक्रीज करेगा, फजान रूल लगा। बाकी के सारे आयनिक नेचर के होते हैं। बेरिलियम नेवर एक्सीड्स कोऑर्डिनेशन नंबर बिकॉज इट हैज़ ओनली 4 ऑर्बिटल्स। 4 ही ऑर्बिटल्स इसके पास प्रेजेंट होती है बेरिलियम के पास। ठीक है, तो एक एस ऑर्बिटल होता है, 3 पी ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये कभी भी अपना कोऑर्डिनेशन नंबर को एक्सीड नहीं करते, हमेशा 4 रहता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हमने बात की थी बेरिलियम F4 ये वाला कॉम्प्लेक्स बना रहा था ये, ठीक है, तो 4 ही बनाएगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस नहीं है। बाकी सारे के सारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को भी शो कर सकते हैं क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल होंगे। बेरिलियम नेवर एक्सीड्स, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम की बात करें तो मान लो H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, MgSO4 बना रहा है, 4 बना रहा है, मैग्नीशियम भी बना रहा है H2SO4 के साथ, तो 4 वैलेंसी है उसकी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल साइज होना है इसका। उसके बाद बेरिलियम ऑक्साइड एंड बेरिलियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, बाकी सारे बेसिक नेचर के हैं। ये हमने पढ़ लिया था कि अगर हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था,
ठीक है। और अगर हम उसके साथ बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे थे तब भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था, तो ये एम्फोटेरिक नेचर के हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद डो नॉट रिएक्ट विद वाटर, बेरिलियम रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ इवन एट हाई टेम्परेचर, बाकी सारे कर जाते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। बेरिलियम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे जो है हाइड्रोजन लिबरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, ये नीचे ऊपर चली गई है, ये नीचे होनी चाहिए थी ये रिएक्शन, है ना। तभी मैं सोचूं कि ये इसके साथ तो रिलेट ही नहीं कर रही है, तो ये नीचे है हमारी रिएक्शन की मैग्नीशियम अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। ठीक है। बट बेरिलियम जो है वो लिबरेट नहीं करता। अब बात आती है डायगोनल रिलेशनशिप की। हमने पीछे भी पढ़ा था एल्कली मेटल्स के अंदर डायगोनल रिलेशनशिप लिथियम का। ठीक है। अब यहाँ पे हम बेरिलियम का पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम जो हमारा थर्ड ग्रुप के अंदर आ जाता है, तो हम आगे आगे चलते जाते हैं तो डायगोनली प्रेजेंट है यहाँ पे बोथ बेरिलियम और एल्यूमिनियम। बेरिलियम यहाँ पे होगा तो एल्यूमिनियम यहाँ पे होगा, तो ये डायगोनली पड़े होते हैं। ठीक है। बोथ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर नॉट ईजिली अटैक्ड बाय द एसिड, दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिजेंबलेंस रहेगी, इनकी प्रॉपर्टीज़ मैच करेंगी। दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, ईजिली अटैक नहीं हो रहे हैं एसिड के द्वारा। मतलब अगर एसिड का अटैक इसके ऊपर करवाते हैं तो ये अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग के अंदर क्या देखा था कि बेरिलियम का जो ये पड़ा था, इसके सरफेस के ऊपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने की वजह से ये प्रोटेक्टिव लेयर बना देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे अटैक करना मुश्किल है। ठीक है। फिर उसके बाद बात करें बेरिलियम और एल्यूमिनियम की, वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, दोनों के दोनों जो है स्मॉल साइज़ के होते हैं। ठीक है। देन क्लोराइड्स की बात करें, दोनों के दोनों ब्रिज स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं वेपर फेज के अंदर। अगर हम 1200 के केल्विन के ऊपर अगर इसको करते हैं तो ये हीट करते हैं तो ये लीनियर फॉर्म के अंदर आ जाता था। ठीक है। ये हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर के अंदर जब हमने बात की थी वेपर फेज की और सॉलिड स्टेट की, साथ में लीनियरली भी पढ़ा था कि 1200 केल्विन पे ये क्या करता है, लीनियर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। उसके बाद अब बात करेंगे बेरिलियम और एल्यूमिनियम, दोनों की टेंडेंसी रहती है कम्प्लेक्स सैंड बनाने की। इसकी टेंडेंसी होती है 4 तक एक्सीड करता है और इसकी होती है कि ये 6 तक एक्सीड करेगा। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है कार्बाइड्स की फॉर्मेशन जो होती है, उसको हम अगर हाइड्रोलिसिस करवा दें उसकी, तो वो क्या बना देंगे, हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो कार्बाइड्स जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बना रहे होते हैं। ऑक्साइड की बात करें, दोनों के दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी वो सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं। ठीक है। अगर बेस के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तब भी सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं। यही सेम कॉन्सेप्ट इसका चलेगा। एसिड के साथ रिएक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये एसिड है हमारे पास, ठीक है, तो सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो अगर बेस के साथ करेंगे तो भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है। तो यहाँ से पता चलता है कि ये दोनों के दोनों क्या है, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, इसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो दो हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम, दो यहाँ पे एलिमेंट्स रहते हैं जिसकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। जो मैग्नीशियम आयन है वो क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है, ये हमने पीछे डिस्कस किया था। मैंने आपको इसकी पिक्चर भी शो करवाई थी कि ये मैग्नीशियम जो है ये बीच में पड़ा था और साथ में वो नाइट्रोजन के साथ क्या बना रहा था, बॉन्ड बना रहा था, सारा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थी इसकी। तो ये क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा एंजाइमेटिक रिएक्शंस को कैटलाइज करने में हेल्प करता है, मतलब उसको इनिशिएशन देता है कि ये रिएक्शंस हो जाएं। किस लिए होने के लिए उसको इनिशिएशन कर रहा है, ताकि प्लांट्स के अंदर क्या होए, एटीपी स्टोर हो जाए, या फिर हमारे अंदर एटीपी स्टोर करने के लिए ये यूज़ कर रहा होता है, कैटलाइज कर रहा होता है किसी रिएक्शंस को। तो कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम जो है कॉन्स्टिट्यूएंट किसका है, बोन और टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। कैसे, हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म के अंदर। हाइड्रोक्सी एपेटाइट का फॉर्मूला ये रहा, कैल्शियम, फॉस्फोरस और OH हमारे पास प्रेजेंट है हाइड्रोक्सी फॉर्म में। तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट की फॉर्म में कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर और टीथ के अंदर प्रेजेंट होता है। ये किसके अंदर हेल्प कर रहे हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। हमारी जो बाजू की मसल्स हैं, लात की मसल्स हैं, जिसके अंदर भी मसल्स हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए वो हेल्प कर रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। अगर हमारे कुछ भी ब्लड अगर आने लग जाए तो वहाँ पे उसकी क्लॉटिंग के लिए हेल्पफुल कौन है, कैल्शियम हेल्पफुल है। हार्ट बीट को रेगुलेट कर रहा है, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है नर्व्स की और मसल्स की, तो प्रॉपर फंक्शनिंग होती है। ठीक है। ये हमारे पास थी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसकी। कुछ कंपाउंड्स हैं कैल्शियम के जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं।
तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास फर्स्ट है, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये प्रिपेयर करते हैं, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दें तो उसकी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। और यहाँ वहाँ पे हमने कार्बोनेट्स पढ़ा था पीछे, तो यहाँ पे भी हमने किया था कि आसानी से ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसको हीट करते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है नीचे जाने से। तो कैल्शियम जो है आसानी से डिकम्पोज हो जाता है, तो वो क्या कर रहा है, ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहा है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा होता है। ठीक है, तो ऑक्साइड की फॉर्मेशन होने पे ये कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, क्विक लाइम बना देता है। ये किसके अंदर यूज़ किया जाता है क्विक लाइम, सीमेंट के अंदर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डाइज के अंदर, शुगर को प्योरीफाई करने के अंदर, सोडियम कार्बोनेट बनाने के अंदर हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या उसको हम स्लेट लाइम भी बोल देते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसकी प्रिपरेशन किससे होती है, इसी से ही होती है, क्विक लाइम से ही हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स ही करना है और हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेट लाइम की फॉर्मेशन होगी। ये किसके अंदर यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रिपरेशन के लिए, बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ग्लास मेकिंग के लिए, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर मतलब इम्प्योरिटीज़ निकालने के लिए वाटर के अंदर से, और ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी यूज़ की जाती है। फिनिश, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। एल्कली मेटल्स पढ़ ली, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पढ़ ली, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। एस ब्लॉक यहाँ पे फिनिश होता है। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला ब्लॉक जो है पी ब्लॉक। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें मेरे चैनल को, प्लीज़ ज़रूर करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।